हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक बहुत ही शानदार है, जानदार है, मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो वह आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है। गाइस, वो है अपना थर्ड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम मॉडल। गाइस, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में। जो अपन ने अब तक पीआईवी मॉडल पढ़ा, अब तक अपन ने एसएचओ मॉडल पढ़ा, उससे ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। इसमें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। ऑपरेटर में आएगा, फंक्शन में आएगा, डायरेक्शंस में आएगा, पोजीशंस में आएगा। मतलब हर चीज़ में इसमें क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस आएंगे। वो वेरिएशंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसके लिए मैं आपको बहुत अलग तरीके से इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ। तो गाइस, इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस टॉपिक को आपको पढ़ने से मतलब इस टॉपिक को आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। आप बीच में कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। क्लियर? देखो, आपको अच्छे से पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है ये सबसे अलग टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अपन सब चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसको सेम उसी तरीके से लिंक करके समझाऊंगा जैसे अपन ने पीआईवी मॉडल पढ़ा, जैसे अपन ने एसएचओ मॉडल पढ़ा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन हो जाता है। उसको मैं आपको फील नहीं होने दूंगा कि यहाँ पर कुछ वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा। उसके बाद जैसा अपन ने पीआईवी मॉडल पढ़ा, जैसे अपन ने एसएचओ मॉडल पढ़ा, उसी तरीके से अपन इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना आप कि अब जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उनमें आप किसी भी चीज़ को उसमें सीक्वेंस मत तोड़ना आप। ठीक है, सीक्वेंस नहीं तोड़ना। इसका मतलब क्या है कि आपको लेक्चर आज अगर आपको हाइड्रोजन एटम पढ़ना है तो आपको बिल्कुल आज का जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 37, यहाँ से स्टार्ट करना है और जब तक चले तब तक पढ़ना। ऐसे नहीं पहले 37 पढ़ा, फिर 39 पढ़ा, फिर वो पढ़ लिया, ऐसे मत करना है इसको। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है इसका सीक्वेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं आपको समझाऊँगा इसका रीज़न क्या है। देखो, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको उसके बारे में सिलेबस बताता हूँ कि उस टॉपिक पे अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले तो जितने भी पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट जितने भी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो अपन क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले, उसको पढ़ाने से पहले या उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊँगा। उनको समझाने के बाद मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। एक्चुअल में देखो, हर एप्लीकेशन पार्ट में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हर एप्लीकेशन पार्ट में अपन को सेम चीज़ें पढ़नी होती है। क्या पढ़ना होता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़नी होती है, वहाँ से वेव फंक्शन निकाल के लाते हैं, वहाँ से अपन एनर्जी निकाल के लाते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, प्लॉट्स पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, नोड पढ़ते हैं, और साथ में इसमें कोई सिमेट्री वगैरह होती है तो उसको पढ़ते हैं। इसमें अगर नोड वगैरह होती है वो देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। और उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि क्वांटम क्लासिकल को कब अप्रोच कर रही है, और इसमें कुछ अदर फीचर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। ये अपना एक पैटर्न होता है किसी भी मॉडल को पढ़ने का, ये अपना एक पैटर्न होता है जो मैंने अभी आपको बताया। सही है, हाइड्रोजन एटम का भी सेम ही है, जैसा अपन पीआईवी मॉडल में पढ़ते हैं, जैसा अपन एसएचओ में पढ़ते हैं, सेम है इसका कंसेप्ट भी। लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं ऑपरेटर की, फंक्शन की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताऊँगा। आपको मैं आज का लेक्चर जो है अपना, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। ठीक है, और अपन देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अपन वेव फंक्शन तक पहुँचे। अपन आज जितना हो सके अपन उतना करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, वो चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई, देखो आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए मैं आपको इसलिए फोर्स कर रहा हूँ। और आज मेरी एनर्जी भी इसलिए थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस लेक्चर को समझने के बाद आपको जो भी आगे अपन पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें सेम होंगी, जैसा अपन पीआईवी मॉडल में पढ़ के आए हैं, जैसा अपन एसएचओ में पढ़ के आए हैं, उन सेम चीज़ों को अपन इस मॉडल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग जो अपन मॉडल पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम मॉडल, इस पर अपने इसको अप्लाई करेंगे। तो उसको आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हाँ जी, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। एसएचओ मॉडल अपन ने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में अब मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला। क्लियर? लो भैया, अब जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द थर्ड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम मॉडल। क्लियर? लो भैया, सुनो इधर ध्यान से। पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, उन बातों को समझना, उन बातों को लिखना। उसके बाद अब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा। ठीक है, हर एक ऑपरेटर की वैल्यू क्या होता है, उधर क्या होती थी हाइड्रोजन एटम, सॉरी उधर पीआईवी मॉडल और एसएचओ में, और यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले, मतलब सब कुछ बताऊँगा आपको मैं। बस एक बार सुनते जाओ पहले आप। ठीक है, कुछ देर तक। और कुछ बातें आपको लगे लिखने वाली हैं तो लिख लेना उनको भी। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से।
थर्ड एप्लीकेशन पार्ट है अपना, हाँ जी, वो है अपना इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग जो अपन मॉडल लेते हैं, सिस्टम लेते हैं, वो होता है अपना, हाँ जी बताओ, हाइड्रोजन एटम। क्या होता है? हाइड्रोजन एटम मॉडल। हाइड्रोजन एटम बोल दो या हाइड्रोजन एटम मॉडल बोल दो, एक ही बात है। सही है? कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। क्लियर? हाँ जी, एक मिनट। ठीक है, ओके, नाउ फाइन। देखना, सुनना ध्यान से। देखो, आपने अब तक जो पढ़ा, आपने पढ़ा ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग पीआईबी मॉडल, आपने पढ़ा वाइब्रेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग एसएचओ मॉडल। देखो, यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी वो आपने पढ़ा था इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। भाई इसका मतलब क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? सुनो ध्यान से। देखो, आपने जो भी पढ़ते थे, आप पढ़ते थे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये जो एक्स, वाई और जेड हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये एक्स, वाई, जेड डायरेक्शंस आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है? ध्यान रखो, आपने जो अब तक ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा, वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा, ये जो थे, ये थे अपने इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर? लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे, अब जो आगे के दो मॉडल अपन पढ़ने वाले हैं, अभी तो अपन इसकी बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की। अब जो अपन दो मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम एक तो पढ़ेंगे अपन, और एक पढ़ेंगे रिजिड रोटर। दो मोशन और पढ़ने वाले अपन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन और रोटेशनल मोशन। ये जो पढ़े जाते हैं, ये कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में नहीं पढ़े जाते। ये कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड के टर्म में नहीं पढ़े जाते। ये पढ़े जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। किसके टर्म में पढ़े जाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं गाइस? ध्यान रखना, ये होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई। क्या होते हैं? आर, थीटा, फाई। इसको सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई। क्लियर? देखो, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ये दोनों मोशन पढ़े जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो होते हैं एक्स, वाई, जेड। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मोशन और रोटेशनल मोशन, ये जो पढ़े जाते हैं, ये पढ़े जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई। सही है? कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, कोई समस्या नहीं है? अब मैं इस चीज़ को आपको लिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आप एक बार लिख लो, समझ लो इसको। ठीक है? जिनको सब थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो वो इस चीज़ को लिख लो एक बार। क्लियर? देखो, सुनना ध्यान से पहले तो एक बार। हाँ जी, देखो, हाँ जी, देखो इधर, टू स्टडी ट्रांसलेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, टू स्टडी ट्रांसलेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में पढ़ते हैं इनको। ठीक है? सही है? वी यूज़ द, हाँ जी, सबको पता है, वी यूज़, हाँ जी, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन, हाँ जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बोलो भैया, कोई दिक्कत है किसी को भी? ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जब अपन ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? वाइब्रेशनल मोशन, तो अपन इसको पढ़ते हैं इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या फिर इनको पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सही है? देखो, मैंने आपको सिखा भी रखा है कि इसमें अपन जो यूज़ लेते हैं, इसमें अपन जो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अपन यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में अपन जो मॉडल पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अपन कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, सब पता है आपको, बस सुनते जाओ। ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं अपन, और इसके करस्पॉन्डिंग अपन जो मॉडल लेते हैं वो लेते हैं पीआईबी मॉडल। अपन क्या लेते हैं? पीआईबी मॉडल। सही है? एक पढ़ते हैं अपन इसमें वाइब्रेशनल मोशन, हाँ जी,
वाइब्रेशनल मोशन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपन मॉडल लेते हैं वो लेते हैं अपन SHO मॉडल। अपन क्या लेते हैं? SHO मॉडल। बोलो भैया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो अपन ने पढ़ा दो मोशन, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। लेकिन जब हमको इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशनल मोशन पढ़ना होता है तो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ द पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? इसको मैं लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। टू स्टडी, देखो टू स्टडी, हाँ जी, अब कौन से मोशन आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड, हाँ जी, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बोलो भैया, बोलो रे। वी यूज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, वी यूज द पोलर कोऑर्डिनेट्स। बोलो भाई, कोई समस्या किसी भी तरीके की, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कहीं बताओ। हाँ जी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन और एक रोटेशनल मोशन। क्लियर है? हम क्या यूज़ करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम क्या यूज़ करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। और देखो, आपको अच्छे से पता है कि जब हम, हाँ जी, तीसरा जो मॉडल अपन पढ़ रहे हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हम मॉडल लेने वाले हैं वो है अपना हाइड्रोजन एटम मॉडल। वो क्या है अपना? हाइड्रोजन एटम मॉडल। सही है? हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की? और फोर्थ अपन जो मॉडल लेते हैं, फोर्थ जो लेते हैं अपन, वो है रोटेशनल मोशन। वो क्या है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और इस रोटेशनल मोशन की करस्पॉन्डिंग जो अपन मॉडल लेते हैं वो मॉडल कौन सा है अपना? हाँ जी, बताओ भाई, वो कौन सा मॉडल है अपना? रिजिड रोटर। कौन सा है वो? रिजिड रोटर। सही है? कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो, ये दोनों जो मॉडल हैं यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सही है? और इन दोनों मॉडल में अपन यूज़ करते हैं, हाँ जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अपन के यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। सही है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो भाई, कोई दिक्कत है या नहीं है? नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब देखो, और सुनना बात, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वाइब्रेशनल मॉडल मोशन के करस्पॉन्डिंग SHO मॉडल और ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग PIV मॉडल, इन दोनों मॉडल्स में अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज़ ले रहे थे। अब अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम। तो जब अपन क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर अपन लेंगे यूज़ में पोलर कोऑर्डिनेट्स। अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन सीख के आए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अब अपन सीखने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करते हैं, when we move from the Cartesian coordinate to the polar coordinates, there are several changes takes place। यहाँ पर बहुत सारे आपको चेंजेस मिलेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। और वो वेरिएशंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो वेरिएशन जो होंगे, वो वेरिएशन आपको ऑब्जर्वेबल की वैल्यू, इसका मतलब ऑपरेटर की वैल्यू होगी। सही है भाई? ऑब्जर्वेबल जो निकालते हो आप ऑपरेटर के थ्रू निकालते हो, तो ऑपरेटर की वैल्यू में और फंक्शन की वैल्यू में, मतलब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑफ द ऑपरेटर एंड द फंक्शन ऑफ मोशन, ये जो होंगी इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, आपको चेंज मिलेंगी। इसमें कुछ चेंजमेंट मिलेगा, और वो चेंजमेंट क्या होगा उसको समझना एक बार। ठीक है? उसको मैं समझाऊंगा, उससे पहले मैं को थ्योरी लिख रहा हूँ 2-3 लाइनों की, उसको समझना। ठीक है? व्हेन वी मूव, मैंने आपको बता दिया कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, देन सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस, हाँ जी, इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑपरेटर एंड द फंक्शन ऑफ मोशन। मतलब आपको ऑपरेटर एंड ऑपरेटर और फंक्शन में, इन दोनों में आपको इनकी वैल्यूज़ में कुछ आपको सेवरल चेंजेस मिलेंगे। ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 वो मिलते क्या हैं। बट एक बार लिखो इस चीज़ को, आप सुनना। देखो, वैन, हाँ जी, वैन वी मूव फ्रॉम, हाँ जी, वैन वी मूव फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी, बताओ, देन सेवरल चेंजेस,
several changes takes place, several changes takes place in the, हाँ जी, in the value of observable of operator, observable of operator and function of motion, and function of motion। बोलो भैया, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। देखो इसमें तो क्या दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, सही है। सुनना आप, देखो ध्यान से। हाँ जी, स्क्रीन सही आ रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको बता दिया, व्हेन वी मूव फ्रॉम द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स देन सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑपरेटर एंड द फंक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? हम जो ट्रांसलेशन मोशन और वाइब्रेशन मोशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में, और हम जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन और रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। लो भैया, तो दिक्कत किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। आप देखो, अब ये जो मैंने आपको बोला कि जब हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं तो अपने पास कुछ सेवरल चेंजेस मिलते हैं। अब वो चेंजेस क्या होंगे उनको समझना, वो चेंजेस होंगे क्या क्या। क्लियर? जब मैं यहाँ पर एक्स का ऑपरेटर लेता हूँ, मतलब पोजीशंस का ऑपरेटर लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तो क्या चेंजेस मिलेगा। मैं लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर लेता हूँ तो क्या चेंजेस मिलेगा। मैं अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लेता हूँ तो क्या चेंजेस मिलेगा। मैं अगर लैप्लेसियन ऑपरेटर लेता हूँ तो क्या चेंजेस मिलेंगे। मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर लेता हूँ तो क्या चेंजेस मिलेंगे। इस टाइप से मेरे को कुछ सेवरल चेंजेस देखने हैं, और वो चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ इन द टेबल और अपकमिंग टेबल, जो मैं बनाने वाला हूँ टेबल को। देखो सुनना भाई ध्यान से। भाई इसको मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ, मैं इस मॉडल को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, और आराम से पढ़ाने का मीनिंग मेरा यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ अभी। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर जो भी लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं 4 या 5 लोग हैं जो बिल्कुल रेगुलर पढ़ रहे हैं इसको, और कुछ लोग हैं जो कुछ लेक्चर देखते हैं, लेकिन 4-5 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं। उनके लिए बता रहा हूँ, इस संडे को, ये अपकमिंग संडे जो आ रहा है, ठीक है, इस संडे को मैं अगर आपसे पूछूंगा पहले तो कि आप बताना कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इस संडे को एक लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने चाहिए ताकि डिस्कशन में मज़ा आए। पता चले मैं कुछ 2-3 स्टूडेंट्स कोई डिस्कशन है या उनको डाउट्स हैं तो उनको पूछना हो, तो उसके लिए मैं लाइव क्लास लेके नहीं आऊँगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें, हाँ जी, कमेंट करेंगे तो मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा संडे को। उस लाइव क्लास में जिस भी बंदे को जो भी डाउट हो वो डाउट आप ऑनलाइन पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके रिप्लाई मैं हैंड टू हैंड दूंगा ऑन द स्पॉट। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना भाई उसके लिए। लो भैया, हाँ जी, तब तक पूरी क्वांटम आप पढ़ के रखना। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो अपन हर संडे को, ठीक है, हर 7 दिन में अपन एक लाइव क्लास ले लेंगे ताकि जिससे जितने भी अपने डाउट्स हों वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो अब मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। वो चीज़ क्या है, देखो इधर लिखना ऑपरेटर, इधर लिखना आप अपन ट्रांसलेशनल मोशन या, हाँ जी, वाइब्रेशनल मोशन में जो ऑपरेटर लेते थे वो ऑपरेटर क्या होते थे, और यहाँ पर अपन लेंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मोशन में जो ऑपरेटर अपन यूज़ में लेंगे वो उनमें क्या थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। जो भी चेंजेस आएगा उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है चीज़? देखो सुनना भाई ध्यान से। देखो इसको मिटा देता हूँ एक बार तो, चलो उसको रहने दो। देखो इधर ले रहा हूँ मैं ऑपरेटर, इधर क्या ले रहा हूँ मैं ऑपरेटर, सही है, इधर ले रहा हूँ मैं ऑपरेटर। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल मोशन में जो अपन इंच की वैल्यू देखते हैं, ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल मोशन की में जो अपन इनकी वैल्यू देखते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, सही है,
इसमें जो अपन इनकी वैल्यू देखते हैं वो चीज़, सही है। और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशनल मोशन में जो इनकी अपन वैल्यू देखते हैं वो चीज़, सही है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन या रोटेशनल मोशन में जो इनकी अपन वैल्यू देखते हैं, सही है। और आपको ये मैंने सिखा रखा है कि रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक मोशन में जो अपन देखेंगे वो अपन देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर होते हैं r, थीटा एंड फाई, सही है, r, थीटा एंड फाई। और यहाँ पर जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं, x, y एंड z, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, x, y एंड z इन टर्म्स में लेंगे इसको अपन, सही है। उनको लेंगे अपन r, थीटा, फाई के टर्म में। इसको इधर नीचे लिख देता हूँ एक बार, r, थीटा एंड फाई, सही है। ये फाई हो गया, बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 1 बाय 1 ऑपरेटर ले रहा हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन में उनकी वैल्यू क्या थी वो आपको सबको अच्छे से पता है, क्योंकि अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं उनको, और वो आपको सारी वैल्यू याद रहनी चाहिए, किसी को भी पन्ने पलटने की ज़रूरत ना पड़े, सही है। किसी को भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया पन्ने पलटने की। क्लियर? लो भैया आ जाओ। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 जो वैल्यू लेने जा रहा हूँ वो वैल्यू क्या क्या है वो आपको समझनी है। क्लियर है? देखो, सबसे फर्स्ट जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर वो है अपनी, हाँ जी, वो है अपना पोजीशंस के ऑपरेटर। किसके ऑपरेटर? पोजीशंस के, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। देखो मेरे को लेना है यहाँ पर पोजीशन, ठीक है, एक्स कैप। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ट्रांसलेशन मोशन में यहाँ पर होती है एक्स कैप ही रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, एक्स कैप। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी को भी? लेकिन जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखना, सुनना भैया, सुनना भाई ध्यान से बहुत। इसकी एक्स कैप की मतलब एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक या रोटेशनल मोशन में जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, हाँ जी, कॉस फाई। सुनना भाई ध्यान से, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये इसकी वैल्यू हो जाती है भैया, आर साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर है? याद रहनी चाहिए भैया, वैल्यू होनी चाहिए आपको। मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है उसकी, तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, वाई कैप ही रहती है। लेकिन जब इसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है आर साइन थीटा साइन फाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आर साइन थीटा साइन फाई। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है? तीसरा ऑपरेटर देखो, अपन बात करते हैं कि इसकी जेड डायरेक्शन की पोजीशन की। लो भैया, जेड डायरेक्शन में इसका जो ऑपरेटर रहता है वो क्या रहता है, जेड कैप ही रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर जो वैल्यू रहती है इसकी वो रहती है आर कॉस थीटा। वो क्या रहती है, आर कॉस थीटा। बोलो भैया, पोजीशंस में कोई दिक्कत आई? पोजीशंस में कोई समस्या है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई। क्लियर है? सही है? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा हल्का सा टेढ़ा लग रहा है ये दूर से देखने पे। ये तो है यहाँ पर एक्स कैप, सेकंड है वाई कैप और थर्ड है जेड कैप। सही है? ज़्यादा ही हो गया क्या भाई? लो भैया, ये हो गया। अब फोर्थ ऑपरेटर अपन देखते हैं। फोर्थ ऑपरेटर लेते हैं अपन लीनियर मोमेंटम का। किसका ले रहे हैं? लीनियर मोमेंटम का। लो ये पी एक्स का ले लेते हैं अपन, पी एक्स कैप। आपको पता है पी एक्स की जो लीनियर मोमेंटम होता है इसकी वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट। सबको याद रहना चाहिए भैया, ये सबको याद रहना चाहिए, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ये इसकी वैल्यू रहती है। सही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रहती है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू रहती है, इधर पी एक्स की बात हो रही है, पी एक्स, जबकि यहाँ पर इसी कोई लीनियर मोमेंटम को ही यहाँ पर बोला जाता है पी आर। क्या बोला जाता है? पी आर। ध्यान रखना, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का जो इसको आर बोला जाएगा, पी एक्स क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक्स यहाँ पर यूज ही नहीं लेते। एक्स क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर अपन क्या यूज लेते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसलिए पी आर बोलेंगे। इस पी आर की वैल्यू जो होती है यहाँ पर क्या होती है? हाँ जी, देखो माइनस आयोटा एच कट सेम रहता है। क्लियर? अब डेल बाई डेल एक्स जो होता है इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाता है? डेल बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर। ये इतना सा हो रहा जाता है इसमें, ये इतना सा आ जाता है भाई। क्लियर? कोई समस्या किसी भी तरीके की? कोई दिक्कत नहीं है? ये इसकी वैल्यू रहती है, किसकी? लीनियर मोमेंटम की इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सही है? ये ऑपरेटर ध्यान रखना भैया, ऑपरेटर ध्यान रखना, सीधा भी आ जाता है।
छोटे मोटे एग्जामों में तो डायरेक्ट ऑपरेटर पूछ लेते हैं ये वाला कि लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर बताइए इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल आर प्लस 1/r। क्लियर। आओ भैया इधर आओ, फिफ्थ ऑपरेटर। फिफ्थ ऑपरेटर है अपना काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। किसका ऑपरेटर होता है? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। इसकी वैल्यू सुनना भैया, ये काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है इसको अपन शो करते हैं के एक्स से, और के एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? हाँ जी आपको पता है अच्छे से, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। सही है। और मैं इसको ऑल ओवर लूँगा, मैं इसको टोटल लूँगा, तो टोटल में आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में आ जाता है ये। ठीक है। आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन का ये क्या है? लैप्लेसियन ऑपरेटर है। ये क्या है? लैप्लेसियन ऑपरेटर। बोलो भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं और ही लिख सकता हूँ क्या? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, हाँ जी, लैप्लेसियन ऑपरेटर का ये लो डेल स्क्वायर। बोलो भैया ये क्या है? लैप्लेसियन ऑपरेटर है। और टोटल जो होता है, टोटल इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो ये टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल की। किसकी बात कर रहा हूँ? टोटल की। मतलब एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या रहती है? हाँ जी सबको पता है, देखो याद करो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। सही है। कोई दिक्कत किसी को भी? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई साहब। सही है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अरे किसी को डाउट नहीं हो रहे भैया, अलग कलर से लिख देता हूँ। ये दोनों मैंने और लगा के लिखा है भैया यहाँ पर, ये और। ठीक है। क्लियर है समझ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसमें तो ये रहती है, ये या फिर ये, कोई सी भी, इससे दोनों सेम चीज़ है। सही है। अब यहाँ पर जब अपन इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके आते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसलिए जो लैप्लेसियन ऑपरेटर है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू चेंज हो जाती है, और लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू चेंज होगी, दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है। जब यही चेंज हो जाएगा, मतलब डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये जो लैप्लेसियन ऑपरेटर है एक्स डायरेक्शन का, यही चेंज हो जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। सही है। अब इसकी इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है वो आप समझना भैया, उसको सुनना ध्यान से, और उसको 5-6 बार अब भी ऑन द स्पॉट लिखने की प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा वो। लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, इसको देख के कभी घबराना मत, बहुत सिंपल है ये। सही है। देखो क्या है लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू, देखना भैया लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है इन द, हाँ जी, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? देखो बहुत सिंपल वैल्यू है, कोई इसको देख के डरना मत। आप 5-6 बार अभी लिखना है इस वैल्यू को, अभी ऑन द स्पॉट लिखो, हाथ में कॉपी पेन लो और इसको लिखो अभी। सही है। देखो वैल्यू क्या होती है इसकी, सुनना ध्यान से। देखो हाँ जी 1/, देखो सुनना भाई ध्यान से, बहुत सिंपल वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर। सही है। ये होती है एक तो। आगे देखो भैया 1/r स्क्वायर, सॉरी 1/r साइन थीटा, हाँ जी 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। लो भैया यह एक सिंपल सी वैल्यू है किसकी? हाँ जी लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू है ये। 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर। क्लियर। 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है किसकी? लैप्लेसियन ऑपरेटर की। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। देखो इसको आप 3-4 बार लिख लो, 3-4 बार लिख लो, ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। इसमें 3 टर्म होती हैं, एक टर्म मेरी, एक टर्म मेरी, एक टर्म मेरी। सही है। इसमें आप देखोगे तो डेल अपॉन डेल आर के बीच में क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ रहा है? डेल थीटा, और डेल थीटा के बीच में क्या आ रहा है? साइन थीटा। यहाँ पर देखो सिंपल ये आ रहा है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। एक टर्म पूरी आर की है, एक थीटा की, एक फाई की है। सही है। 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, एक टर्म हो गई। 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, दूसरी टर्म। तीसरी टर्म 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, और डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? लैप्लेसियन ऑपरेटर की। किसकी वैल्यू हो गई है? लैप्लेसियन ऑपरेटर की। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, इस माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की जगह इसको रख दो, आप आ जाएगी इसकी वैल्यू। लो रख के देख लो एक बार,
कोई दिक्कत हो तो किसी को कोई समस्या आ जाए तो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। अब इस वैल्यू को रख दो, यहाँ पर पुट कर दो, रख दो भैया 1/r²। देखो अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस तरीके से, डेल वाई डेल आर आर स्क्वायर डेल वाई डेल आर। सही है। दूसरी टर्म 1/r² साइन थीटा डेल वाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा। हाँ जी, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। लो भैया। हाँ जी, कोई समस्या किसी भी तरीके की, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। ये तो हो गया अपना किसका, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। सही है, दिख रहा है आपको सब कुछ। देखो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, एक और ले लेते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। किसका ले लेते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है आपको पता है, उसको अपन Vx से डिनोट करते हैं, Vx से डिनोट करते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी इसकी वैल्यू अलग अलग होती है इस ऑपरेटर की। सही है, आपको पता है जब अपन PIV मॉडल पढ़ते हैं तो अपन पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। जब अपन SHO मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन इस पोटेंशियल एनर्जी को हाफ kx² मानते हैं। और यहाँ पर पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर भी अपन अलग मानेंगे इसको। सही है। देखो इसका अपन जब PIV मॉडल देखते हैं, अपन PIV मॉडल में, PIV मॉडल, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0। वहाँ पर अपन इसको क्या मानते हैं भैया, v = 0। सही है। हाँ जी, जब अपन SHO पढ़ते हैं, जब अपन पढ़ते हैं SHO मॉडल, तो अपन उस केस में इस v की वैल्यू क्या मानते हैं अपन, हाफ kx²। अपन क्या मानते हैं, हाफ kx²। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक मोशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी के जो ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू अपन क्या मानते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल वैल्यू है इसकी, बहुत सिंपल वैल्यू है। वो क्या वैल्यू है इसकी, देखो इस पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू होती है -e²/4πε0r। बोलो भाई, कोई दिक्कत? 4πε0r। आर क्या होती है, रेडियस होती है यहाँ पर, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। हाँ जी, बोलो भाई। ये है अपना मतलब जो सेवरल चेंजेस आते हैं, जो थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं वैल्यू में, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें और बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन में और अदर जो मोशंस होते थे उनके सिस्टम में यहाँ पर क्या और चेंजेस आता है। ठीक है, लेकिन अपन अभी स्टार्ट करते हैं पहले। नाउ वी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हाइड्रोजन एटम मॉडल। अब देखो किसी भी मॉडल को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, अपन क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको लेके आते हैं अपन। वो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h² E - v साई = 0। ये होती है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको लेके आते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू रखते हैं। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखते हैं और इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। और अपन वहाँ पर कभी भी उसको सॉल्व नहीं करते थे, उसके रिजल्ट को अपन देखते थे, उसका जो कंक्लूजन आता था उसको अपन देखा करते थे। सही है। अब यहाँ पर भी अपन सेम काम करेंगे, यहाँ पर भी अपन सेम थिंग और सेम वर्क करने वाले हैं। और अपन उसको कैसे करेंगे उसको समझना भाई ध्यान से। सही है। हाँ जी, देखो भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है। एक बार मैं इसको रिपीट कराता हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन वी मूव फ्रॉम द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, देन सेवरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वैल्यू ऑफ, हाँ जी, ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑपरेटर एंड द फंक्शन ऑफ मोशन। सही है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो पढ़ा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में पढ़ा जाता है। यहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। वो क्या होती है कि x की वैल्यू हो जाती है r sin थीटा cos फाई। इलेक्ट्रॉनिक मोशन में जो हम वैल्यू पढ़ते हैं ऑपरेटर की, वो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। x डायरेक्शन की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है यहाँ पर r sin थीटा cos फाई, y की हो जाती है r sin थीटा sin फाई, और z की हो जाती है r cos थीटा। क्लियर। लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू जाती है -i/h डेल बाई डेल r प्लस 1/r। सही है। और लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता ही है 1/r²। हाँ जी, डेल/डेल r r² डेल/डेल r 1 प्लस 1/r² साइन थीटा डेल/डेल थीटा साइन थीटा डेल/डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। ये वैल्यू जाती है। और
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है -E²/4πε0r। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, सही है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको सीखना आप, ठीक है। उनमें कोई दिक्कत हो तो बताना फिर। क्लियर है? देखो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब लो भैया, साफ हो गया ये सबको। जब तक मैं मिटाता हूँ तब तक आप 3-4 बार इन वैल्यूज़ को लिख लो फटाफट से, सारी वैल्यूज़ को। लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू याद कर लो भैया, क्या होती है 1/r² del/del r, r² del/del r, 1/, हाँ जी, r² sin थीटा del/del थीटा sin थीटा del/del थीटा प्लस 1/r² sin² थीटा del²/del²। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी, क्या होती है -E²/4πε0r। एक्स की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा cos फाई, वाई की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा sin फाई, जेड की वैल्यू क्या होती है r cos थीटा। क्लियर? ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए सबको। अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला ले रहे हैं। वैसे मैं आपको सिखा रखे हैं वो, लेकिन एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ उनको फटाफट से, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फार्मूला देखना भैया, मैथमेटिकल फार्मूलाज, वो इसलिए ताकि आपका लिंक बन जाए वापस से, ठीक है। फटाफट देख लो इनको, सब सिखा रखा है मैंने आपको भैया, सब सिखा रखा है, A to Z सिखा रखा है मैंने आपको ये, ठीक है। देखो क्या होता है, मैथ्स की मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था कि जब इंटीग्रेशन आ जाए 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट को इंटीग्रेशन आ जाए और उसमें ये आ जाए r⁴n एक्सपोनेंशियल -α r, सही है, .dr। ये जब आ जाता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता है अच्छे से, क्या होता है, हाँ जी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय α⁴n+1। मैंने सिखा रखा है भैया आपको, ये सिखा रखा है मैंने आपको ये, सही है, हाँ जी, ये मैंने आपको सिखा रखा है। r⁴n एक्सपोनेंशियल -α r.dr, इसका इंटीग्रेशन आ जाए 0 से लेके इनफाइनाइट। ये r की लिमिट होती है, अभी मैं आपको सबकी लिमिट बताऊंगा, r की भी, थीटा की, फाई की भी, सबकी लिमिट होती है, फिक्स लिमिट है वो, आपको लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी वो, ठीक है, और आपको याद हो जाएगी फटाफट से। वो जो r की लिमिट होती है वो होती है 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय α⁴n+1। देखो n क्या होता है जो r की पावर में है, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा देखो एक्सपोनेंशियल के टर्म में -r को छोड़कर, एक्सपोनेंशियल के टर्म में -r को छोड़कर जो भी बचे वो अल्फा होता है, सही है, उसकी पावर n+1। इसका मतलब आराम से निकाल सकते हैं अपन इसको देखकर, सही है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, सही है। और देखो मैंने आपको कुछ और फॉर्मूले बता रखे हैं इसके, क्या क्या है सुनना भाई, देखो ध्यान से, हाँ जी, sin³ थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था 0 से पाई के बीच में कितना होता है, याद करो 4/3, हाँ जी, sin³ थीटा d थीटा 0 से पाई क्या होता है, हाँ जी 4/3, याद रखना। देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ, r की लिमिट तो आपको दिख ही रही है, r की लिमिट तो आपको दिख ही रही है, क्या होती है 0 से इनफाइनाइट, क्या होती है 0 से इनफाइनाइट। अब थीटा को देख के बताओ, देखो थीटा आपको जब आया थीटा तो आपको, आप देख रहे हो 0 से पाई, तो ध्यान रखना थीटा की लिमिट होती है 0 से पाई, क्या होती है 0 से पाई, और जो फाई होता है इस फाई की लिमिट होती है 0 से 2π। आगे बताऊंगा मैं इनको, लेकिन कोशिश करो अभी याद हो जाइए। r की क्या होती है 0 से इनफाइनाइट, थीटा की क्या होती है 0 से पाई, और फाई की क्या होती है 0 से 2π। हाँ जी, याद हुआ या नहीं हुआ, बोलो भाई। r की लिमिट क्या होती है 0 से पाई, थीटा की 0 से r की लिमिट क्या होती है 0 से इनफाइनाइट, थीटा की होती है 0 से पाई, और फाई की होती है 0 से 2π। क्लियर? ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये वाली बात आपको याद रहनी चाहिए। ये लिमिट्स हैं भैया, ये लिमिट्स जो आपको अभी आगे जाके जो इंटीग्रेशन करोगे उनमें बहुत काम आएगी, सही है। एक इंटीग्रेशन और याद कर लो, उसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको 0 से पाई की ही, क्या होता है साइन, हाँ जी, साइन थीटा cos² थीटा d थीटा, उसकी वैल्यू होती है 2/3। देखो sin³ थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से पाई में 4/3। साइन थीटा cos² थीटा 0 से पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। क्लियर है चीज़? और देखो, और तीसरा इंटीग्रेशन एक और याद कर लो 0 से पाई, अगर ये आ जाए यहाँ पर कहीं पर भी sin थीटा cos थीटा और d थीटा, देखो d थीटा का मतलब कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन को शो करते हैं ये तो, ठीक है। आप सीधे बोल सकते हो कि sin³ थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई क्या होता है 4/3,
साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2/3 और साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है 0 से पाई के बीच में 0। लो भैया ये आपको कुछ चीज़ें और हैं जो आपको याद करनी है, सही है। एक इंटीग्रेशन तो ये याद करना है, एक इंटीग्रेशन आपको ये याद करना है, एक ये याद करना है, एक याद करना है, चारों के चारों अभी के अभी याद करो। हाँ जी, आर की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर डॉट डी आर 0 से इन्फाइनाइट क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1। साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 से पाई क्या होता है 4/3। साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से पाई क्या होता है 2/3 एंड साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा 0 से पाई क्या होता है 0। ये चारों इंटीग्रेशन जैसे मैंने बोला वैसे आपको सबको याद रहनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होती है लिमिट में, आर की लिमिट क्या होती है 0 से इन्फाइनाइट, थीटा की लिमिट क्या होती है 0 से पाई और फाई की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई। याद है या नहीं है? याद होना चाहिए भैया, सबको याद होना चाहिए। किसी को भी मैं खड़ा करके पूछ सकता हूँ अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो, सही है। ट्राई करेंगे कभी ज़िंदगी में ऑफलाइन भी ले सके तो। अभी चल रहा है वैश्विक महामारी, द वर्ल्ड पेंडेमिक डिजीज़ कोविड-19, इसने अच्छे को ऑनलाइन ला दिया भाई, सही है। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बताना, कभी ऑनलाइन क्लास में अपन साथ में बैठेंगे आपने चाहा तो। देखो कोई दिक्कत है इसमें, ये कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज थे, आपको समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें, सही है। देखो आज की क्लास में जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें जनरल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए, क्लियर। अब क्या अपन इसमें क्या क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन में अपन क्या क्या करेंगे इसमें ये पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास से अपन सब कुछ सीखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वेव फंक्शन कैसे लेके आते हैं, अपना सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद अपन फर्राटेदार इसको स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से ही, सही है। अभी तक इस लेक्चर में सुनते जाओ, अभी मैं बहुत बातें बताने वाला हूँ आपको, फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा इसमें, ठीक है। देखो कि अपन आगे और क्या क्या पढ़ेंगे, अपने मेजर टॉपिक्स क्या होंगे इसमें हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। ध्यान रखना पीआईबी मॉडल और एसएचओ से थोड़ा सा लेंदी है ये, क्लियर, इसलिए समझना इसको ध्यान से, और चीज़ें थोड़ी अलग भी आएंगी इसमें, जैसे आई रही हैं आपके सामने भी है, क्लियर। हाँ जी, देखो अब हेडिंग डाल लो हाइड्रोजन एटम के बारे में, हेडिंग डाल लो भैया हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम ये तो था, कुछ अलग बात है कि अपन इसमें थोड़े बहुत क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्ट हाइड्रोजन एटम के बारे में कि हाइड्रोजन एटम होता क्या है, और यहाँ पर जो अपन डिस्कस करेंगे उसका क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, उसकी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। हाँ जी, डालो हाइड्रोजन एटम, हेडिंग डाल लो हाइड्रोजन एटम, सही है। देखो आपको पता है जब अपन इलेक्ट्रॉनिक मोशन पढ़ते हैं तो श्रोडिंगर वेव, जो श्रोडिंगर था, श्रोडिंगर भाई साहब थे, श्रोडिंगर अंकल थे, उन भाई साहब ने क्या बोला कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोशन पढ़ना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन एटम मॉडल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक स्टेट द हाइड्रोजन एटम मॉडल वॉज प्रपोज्ड। मतलब हाइड्रोजन एटम मॉडल क्या किया गया, प्रपोज किया गया, सही है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम मॉडल जो है ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही नहीं, सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन एटम जो है ये मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम मॉडल, ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं बल्कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए भी अप्लाई किया गया था। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ का मतलब क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन। इस कंसेप्ट को समझना, आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। जैसे मैं आपसे बोलूँ बेरिलियम, अब बेरिलियम क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब Be+3, वो क्या हो जाएगा अपना हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। आपसे कोई पूछे यूरेनियम के बारे में, क्या पूछे यूरेनियम, अब यूरेनियम में आपको पता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 92, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 92। अब 92 उसमें इलेक्ट्रॉन हुए तो आप ऑब्वियसली बात है उसमें अपन को रखना है वो वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखने के लिए आपको उसमें से 91 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब यूरेनियम 91 प्लस, ये यूरेनियम 91 प्लस ये भी एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ है। मैं आपसे बोलूँ सोडियम, अब सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक 11 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, सही है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। अब उस अपन को तो लेना है वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो अपन क्या करेंगे उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इसका मतलब Na10+, ये क्या होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो इस तरीके से ये मॉडल प्रपोज किया गया था। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम मॉडल प्रपोज नॉट ओनली द ओनली हाइड्रोजन एटम, इट इज़ प्रपोज बट ऑल्सो द, हाँ जी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्लियर, लो भैया लिखो, हेडिंग डालो हाइड्रोजन एटम, हेडिंग डालो हाइड्रोजन एटम, लो भाई। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन बातों को आप सुनते जाओ और जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते भी जाओ आप। हाइड्रोजन एटम, सुनना भाई ध्यान से।
देखो, टू स्टडी द हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हाँ जी सबको पता है अच्छे से, अब क्या लिखने वाला हूँ मैं, हाइड्रोजन एटम मॉडल वॉज प्रपोज्ड। क्लियर? हाइड्रोजन एटम मॉडल हाँ जी हाइड्रोजन एटम मॉडल वॉज प्रपोज्ड। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि इट इज़ प्रपोज्ड फॉर हाइड्रोजन एटम एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। क्लियर? ध्यान रखना भैया, इट इज़ प्रपोज्ड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाँ जी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया। इसका मीनिंग क्या होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का? इसका मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया कि वो सारे एलिमेंट जिनमें केवल वन इलेक्ट्रॉन हो। सही है, चाहे उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाकी को निकाल दो, वो सारे क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सही है, अब वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वन इलेक्ट्रॉनिक एटम का मीनिंग क्या हो गया, सुनना देखो ध्यान से। वन इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होते हैं, ये वन इलेक्ट्रॉनिक एटम होते हैं, इनको अपन हाइड्रोजेनिक एटम भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, और हाइड्रोजेनिक एटम, सुनना ध्यान से। इस वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होते हैं, इनको अपन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजेनिक एटम। सही है, हाइड्रोजेनिक एटम का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक हाँ जी स्पीसीज। क्लियर? और देखना भैया, अब हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या क्या होते हैं, इनका मीनिंग और समझना एक बार। मैंने आपको बता रखा है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजेनिक एटम ये होते क्या क्या हैं, ये खुद क्या क्या होते हैं, सुनना देखो ध्यान से। देखो, हाइड्रोजन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन में तो क्या होता है, हाँ जी हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, Z=1। सही है। दूसरा देखो, अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, तो हीलियम का क्या होता है, Z=2। 2 होता है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अपन को रखना क्या है, 1। इसका मतलब क्या कर दो, 1+। क्या कर दो, 1+। लो भैया 1+। सही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से। और देखना भैया, और देखना, लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब 2+। बात करते हैं अपन किसकी, बेरिलियम की। लो भैया, इसका क्या होता है, Z=4। लो भैया, इसका मतलब क्या कर देंगे इसमें से 3+। बात करते हैं अपन सोडियम की। सोडियम क्या होता है भैया, Z=11। तो इसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने 10, इसका मतलब 10+। और बताऊँ, लो भैया और लो, और देख लो, थोड़े बहुत देख लो। और आपको बात करनी है किसकी, मैग्नीशियम की। लो भैया Mg, तो Mg क्या हो जाएगा भैया, Z=12। अपन क्या करेंगे, 11+। लो भैया और देखना, बड़े एटम बताओ, बड़े देखो भाई, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, 92। Z= क्या होता है इसका, 92। क्या करेंगे, 91 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसमें से। और बताऊँ, अरे अब और क्या करोगे, ये काम थोड़ी करना है अपन को मजदूरी थोड़ी करनी है, लेबर थोड़ी है, अपन स्टूडेंट है, अपन को करनी है पढ़ाई, कंसेप्ट सीखने, कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट सीखा आगे बढ़ो, कंसेप्ट सीखा आगे बढ़ो। क्लियर? एक जगह रुकना नहीं है, मजदूरी नहीं करनी। बोलो भाई, कोई दिक्कत है या नहीं है? सही है। अब आपसे कोई बोले कि बताओ कि लिथियम प्लस बोला उसने, ठीक है, उसने बोल दिया सोडियम प्लस, या उसने कुछ और एटम बोल दी है, क्या इन पर इस टाइप की स्पीसीज़ पर अपन हाइड्रोजन एटम मॉडल को प्रपोज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। क्लियर? ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, नॉट वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सिंपल लिख देता हूँ मैं, वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है भैया, ये ध्यान रखना, ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। इसलिए इनको मैं क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, इसलिए इन पर कभी भी मैं, हाँ जी, हाइड्रोजन एटम मॉडल की जो बातें हैं, उनके फीचर्स हैं, उनके जो कंसेप्ट्स हैं, उनको मैं इन पर अप्लाई नहीं कर सकता। सही है? हाँ जी, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लेना इधर।
these elements या these likes element are not the example of hydrogenic species। ये हाइड्रोजेनिक स्पीसीज नहीं है भैया, ये क्लियर है चीज़, समझ में आई बात? बोलो भाई। हाँ जी, सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं हो तो बताओ, आगे अपन आगे चलते हैं फिर। सही है। देखो और सुनना भाई, और बातें सुनना। देखो भाई, देखो इधर देखना भाई। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम, आपको पता है ये हाइड्रोजन एटम पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में पढ़ा जाता है, r थीटा फाई। सही है। किसकी टर्म में पढ़ा जाता है? r थीटा फाई की टर्म में, r थीटा फाई। सही है, इस टर्म में पढ़ा जाता है ये। बोलो भाई, कोई समस्या है किसी को भी, कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? x की। किसकी बात कर रहा हूँ? x की। देखो x जो होता है, x क्या होता है? पोजीशन। और पोजीशन को यहाँ पर जो पढ़ा जाता है, किस टर्म में पढ़ा जाता है? देखो उसकी वैल्यू अपन लेते हैं r, वैसे अपन पहले लिख के आए लेकिन यहाँ पर वापस लिख रहे हैं क्योंकि अपन हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। अब स्टार्ट कर दिया अपन ने, r साइन थीटा कॉस फाई। सही है। और एक चीज़ और सुनना, y जो होता है, y को अपन पढ़ते हैं r साइन थीटा साइन फाई, याद रखना भैया इन वैल्यूज़ को। और z जो होता है, z को अपन लिखते हैं r कॉस थीटा। r कॉस थीटा होता है भैया ये z वाला, ध्यान रखना, r कॉस थीटा। और इनकी लिमिट क्या होती है? r जो होता है इसकी लिमिट मैंने आपको बताई रखी है 0 से इनफाइनाइट। जो थीटा होता है इसकी लिमिट होती है भैया 0 से पाई। और जो फाई होता है इसकी लिमिट होती है भैया 0 से 2 पाई। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट जो होता था वो x डायरेक्शन में होता था पहले dx, y डायरेक्शन में होता था dy और z डायरेक्शन में होता था dz। सब पढ़ के आए अपन ये चीज़ पहले। भाई अपन क्या करते थे? अरे वॉल्यूम एलिमेंट अपन dx dy dz ही तो लेते थे अपन। अगर 1D होता था तो dx लेते थे, 2D होता था तो dx dy लेते थे, और 3D होता था तो dx dy dz लेते थे अपन। सही है। यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो यहाँ पर x y z डायरेक्शन तो यूज़ में लेंगे ही नहीं अपन तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में जो वॉल्यूम एलिमेंट होते थे क्या होते हैं? dx dy dz, उनको यूज़ में लेंगे ही नहीं अपन। यहाँ पर अपन लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को। और पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू भैया सुनना ध्यान से, बहुत याद रख लेना, रट लेना, कैसे भी कुछ भी करना है इसको, लेकिन याद कर लेना भैया। डी टो जो होता है वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? हाँ जी, r स्क्वायर डी आर। मैंने सिखा रखा है वैसे तो, पहले भी है बता रखा है मैंने आपको, ये r स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये होता है वॉल्यूम एलिमेंट। ये क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट होता है भैया ये। किसका? इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स r स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई, ये क्या होता है भैया? हाँ जी, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोशन और इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सही है, बोलो भाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपन लैप्लेशियन ऑपरेटर पढ़ते हैं किस में? हाँ जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अपन क्या पढ़ते हैं? जब 3D मोशन वगैरह पढ़ते हैं, जब अपन अभी देखेंगे 3D मोशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है, उसमें जब अपन लैप्लेशियन ऑपरेटर पढ़ते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या आती है? 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। ये वैल्यू जो मैंने आपको बताई, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो होती है ये लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अभी ये लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू कैसे आती है? याद करो, लैप्लेशियन ऑपरेटर अपन वहीं पढ़ते थे किसमें? इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वहाँ पर जब अपन पढ़ा करते थे लैप्लेशियन ऑपरेटर को तो उसमें कुछ नहीं किया अपन ने, x को इससे रिप्लेस करा, y को इससे रिप्लेस करा और z को इससे रिप्लेस करा। और जो जो अपन रिप्लेस करते गए उनकी वैल्यू अपन रखते गए और रखने के बाद अपने पास जो ऑपरेटर निकल के आया, वो जो इतना बड़ा ऑपरेटर आया था अभी, वो निकल के आता है। सही है, क्लियर है? देखो अब मैं बात, इस जो मैंने आपको बात बताई इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सही है, लो भैया देखना, देखो भाई सुनो ध्यान से। इन द 3D मोशन, इन द 3D मोशन, हाँ जी, ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन द 3D मोशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, in the 3D motion of polar coordinates, the Laplacian operator is obtained by the Laplacian operator, Laplacian operator
is obtained by replacing, ध्यान रखना भैया, आया कैसे है ये, रिप्लेस करने से आया है। किसको, रिप्लेसिंग, हाँ जी याद करो, x को रिप्लेस करा अपन ने किससे, r साइन थीटा कॉस फाई, सही है। y को रिप्लेस करा आपने किससे, r साइन थीटा साइन फाई, और z जो है इसको आपने रिप्लेस करा किससे, r कॉस थीटा, इससे रिप्लेस करा आपने। जब इससे रिप्लेस करा तो आपके सामने जो लैप्लेसियन ऑपरेटर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सुनना भाई देखो, हाँ जी, द लैप्लेसियन ऑपरेटर हाँ जी, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन लैप्लेसियन ऑपरेटर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मैंने क्या करा, लैप्लेसियन ऑपरेटर में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखी, इन लैप्लेसियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी गेट, हम क्या देखते हैं, हम भैया देखते हैं कि लैप्लेसियन ऑपरेटर जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आप सबको पता है, सब मेरे साथ बोलो और लिखो, हाँ जी, 1/r² डेल वाई डेल आर, r² डेल वाई डेल आर, प्लस 1/r², हाँ जी, साइन थीटा डेल वाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, हाँ जी, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। बोलो भैया, कोई समस्या है इसमें, हाँ जी, ये निकल के आया अपने पास में, ये अपने पास क्या निकल के आया, लैप्लेसियन ऑपरेटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कुछ नहीं किया। अब हमारा ये जो ऑपरेटर है इसमें एक्स वाई जेड की टर्म तो है नहीं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो है नहीं, अपने पास क्या है, आर है, थीटा है, फाई है, मतलब आर थीटा फाई की टर्म में ये ऑपरेटर अपने पास अब निकल कर आ गया। लिखो, देखो, इफ़ हाँ जी, और ऑपरेटर्स कंटेनिंग वेरिएबल आर थीटा फाई, अभी हमारा ऑपरेटर क्या है, इफ़ आवर ऑपरेटर, हाँ जी, इफ़ आवर ऑपरेटर इज कंटेनिंग, हाँ जी, कुछ वेरिएबल्स हैं, कौन से, आर थीटा फाई, कंटेनिंग वेरिएबल्स आर थीटा फाई, सही है। सो आवर फंक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन आर थीटा फाई। आपको पता है कि ऑपरेटर जब लगेगा, आपको पता है क्या पता है आपको, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h² ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। वहाँ पर क्या होता है, डेल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लैप्लेसियन ऑपरेटर। अब लैप्लेसियन ऑपरेटर पहले जो अपन लेके आते थे, लैप्लेसियन ऑपरेटर जो अपन पहले देखते थे PIV मॉडल में और SHO मॉडल में, वहाँ पर वो होता था XYZ डायरेक्शन वाला, यहाँ पर है आर थीटा फाई वाला। अगर हमारा ऑपरेटर यहाँ पर आर थीटा फाई वेरिएबल्स को कंटेन करता है तो हमारा फंक्शन जो आएगा, क्यों, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आता है, वेव फंक्शन। तो हमारा जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो भी आर थीटा फाई पर ही डिपेंड करेगा, ना कि XYZ पर। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन से हैं, आर थीटा फाई, सही है। सो आवर फंक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन, आवर फंक्शन हाँ जी, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाँ जी, आर थीटा फाई। किस पर डिपेंड करेगा, अब ये भी आर थीटा एंड फाई। बोलो भैया, ये बात समझ में आनी है, लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये उतारो इसको, एक बार उतारो, देखो इसको, कोई समस्या हो तो बताओ फिर। सही है, देखो मैंने कुछ नहीं बताया इसमें जनरल बातें, बिल्कुल जनरल बातें क्या हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है, देखो मैंने इसमें कुछ बातें लिखी हैं आपके सामने कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो अपन पढ़ते हैं, वो उसके लिए अपने पास हाइड्रोजन एटम मॉडल प्रपोज किया गया था, सही है। और हाइड्रोजन एटम मॉडल जो है उसमें जो वो जरूरी नहीं हाइड्रोजन एटम के लिए, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए प्रपोज किया गया था, सही है। हाँ जी, वो इस तरीके की स्पीसीज होती हैं, वन इलेक्ट्रॉनिक एटम। और ये क्या होता है, अपने हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ ये वेरिएबल्स हैं X, Y और Z, जो अपन क्या लेते हैं, ये टर्म्स में लेते हैं,
क्लियर, सही है। देखो सुनो ध्यान से, मैं एक बार फटाफट से वापस बताता हूँ आपको, सुनो देखो ध्यान से, सुनना भाई। देखो जब अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम मॉडल, सही है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को पढ़ने के लिए हाइड्रोजन एटम मॉडल प्रपोज किया गया। और ये हाइड्रोजन एटम मॉडल जो है ये हाइड्रोजन एटम और साथ में हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब वन इलेक्ट्रॉनिक एटम जो होते हैं उनके लिए प्रपोज किया गया था। वन इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब क्या हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन ना तो निकाल दो, उस एटम में वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। साथ में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन जो होते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूज़ लिया गया। एक्स होता है आर साइन थीटा साइन फाई, सॉरी एक्स होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई और जेड होता है अपना आर कॉस फाई, सही है, आर कॉस थीटा। सुनो ध्यान से, सुनना भाई ध्यान से, एक बार वापस सुनना, शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको, इसको समझना भाई ध्यान से, बहुत काम की बात है ये, मैं आपको बार बार रिवाइज को करा रहा हूँ क्योंकि बहुत काम की बात है भैया ये, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम मॉडल वॉज प्रपोज्ड। इलेक्ट्रॉनिक एटम के रिगार्डिंग जो मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग जो मॉडल प्रपोज किया गया था वो क्या था अपना, हाँ जी, हाइड्रोजन एटम मॉडल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम मॉडल जो है प्रपोज किया गया था, ठीक है, और वो मॉडल प्रपोज किया गया था हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, ध्यान रखना इस बात को, सही है। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होती है, वन इलेक्ट्रॉनिक एटम, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉनिक एटम मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉन अगर हैं उनको तो उनको निकाल दो। उसके अलावा एक्स वाई और जेड जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके इस तरीके से इनको ये वैल्यू ली गई, सही है। और आपको पता है कि अगर अपन को लैप्लेसियन ऑपरेटर लेना है तो लैप्लेसियन ऑपरेटर जो होता था उसमें एक्स वाई और जेड टर्म आती थी, ठीक है, उन एक्स वाई जेड को आप इन आर थीटा फाई वाली टर्म से आप इसको रिप्लेस करके ये ऑपरेटर लेके आए आप, जो क्या होता है 1/r² डेल अपॉन डेल r² डेल अपॉन डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और ये जो ऑपरेटर होता है अपना, ये आर थीटा फाई वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, कंटेन करता है, तो हमारा वेव फंक्शन भी आर थीटा फाई पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, सही है। सुना ध्यान से, अगर हमारा लैप्लेसियन ऑपरेटर आर थीटा फाई इन वेरिएबल्स को कंटेन करता है तो हमारा वेव फंक्शन भी आर थीटा फाई इन वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आता है, वेव फंक्शन। और ये जो डेल स्क्वायर होता है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या होता है, हाँ जी, इंक्लूड रहता है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये होती है अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहाँ पर डेल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आर थीटा फाई टर्म आएगी, इसका मतलब हाँ जी वेव फंक्शन डिपेंड करेगा आर थीटा फाई पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई समस्या नहीं है। आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ तक जो था वो अपन ने पढ़ लिया, बेसिक कंसेप्ट ये है अपने इस आइटम में। अब बाकी जो भी पढ़ेंगे अपन वो सारी चीज़ें अपन वही पढ़ेंगे जो अपनी किस में होती हैं, हाँ जी, PIV मॉडल में और SHO में, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, सही है, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, और गाइस वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।